Hello students, today we are going to start Gauss law and its applications. तो बिफोर स्टार्टिंग गॉस लॉ हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं जो इसमें हेल्पफुल होंगे इसको पढ़ने के लिए। तो पहला टर्म है हमारे पास एरिया वेक्टर। जब हम गॉस थ्योरम प्रूफ करते हैं या उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो ये बहुत बार ये नाम आता है एरिया वेक्टर। देन व्हाट इज़ एरिया वेक्टर? वी नो दैट एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं किसी सरफेस, ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का एक स्मॉल रीजन ले लेता हूँ और उस स्मॉल रीजन का एक डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जाएगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जाएगी। यानी कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एक सरफेस है, मेरे पास प्लेन है पेपर का, ये इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं कोई भी अगर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ तो वो क्या बताएगा, इस पूरे प्लेन का, पेपर के प्लेन का एरिया वेक्टर बताएगा ऊपर की डायरेक्शन में। और डी जो लगा लिया हमने वो इसे लगा दिया डी ए स्मॉल एरिया, यानी कि मुझे सिर्फ इतना जो पॉइंट रीजन का एरिया मिल गया ये, और ये डायरेक्शन भी दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, एरिया वेक्टर कह दिया। ये रेगुलर सरफेस है, ये कोई इरेगुलर सरफेस है, तो इसके लिए भी हमने एक छोटा सा एक रेगुलर सरफेस बना लिया अपनी तरफ से और इसकी हमने डायरेक्शन दिखा दी नॉर्मल, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, या ये डाउनवर्ड हो सकता है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये इसकी डेफिनेशन में भी यही कह रहा है, इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। फिर आता है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे एंगल होता है हमारे पास, वो होता है सर्किल वगैरह के केस में जब हम लेते हैं तो वो हम सिंपल एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, कैसा है, सॉलिड स्फेयर है। इस सॉलिड स्फेयर पर मैंने ये छोटा सा इसका एलिमेंट्री रीजन ले लिया, ये एलिमेंट्री रीजन है छोटा सा। अब मैंने ये देखा कि इसके जो एंड पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो अब इन दोनों एंड पॉइंट के ज़रिए सेंटर पर जो एंगल बना है, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसे थीटा या ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या कहलाएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय अ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड एट इट्स सेंटर। किसी स्मॉल सरफेस एरिया पर मैंने, यानी पूरे सरफेस एरिया का स्मॉल पार्ट ले लिया, इस स्मॉल पार्ट के ज़रिए इस सरफेस के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डी ओमेगा या डी थीटा कह सकते हैं, कुछ होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर। डी एस क्या है, इसका स्मॉल एरिया है, आर इसकी रेडियस है। अगर मैं इसको किसी स्फीयर के लिए निकालता हूँ तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हमने क्या मान लिए, सरफेस मान लिए, और हर एक सरफेस से जो एंगल उसको ऐड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एडिशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम इंटीग्रेशन से करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने पर डी एस, आर कॉन्स्टेंट रहेगा रेडियस, और डी एस क्या है, इसका एरिया, और डी एस हमने क्या लिया, ये स्फीयर लिया, स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई। ठीक है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, और हमारे पास जनरल एंगल का होता है रेडियन। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन गॉस लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हम गॉस लॉ में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट बताता है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाता है फ्लक्स। यानी ये कोई सरफेस है, इस सरफेस को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अब इस सरफेस के पर यूनिट, इस सरफेस के नॉर्मली, इस सरफेस एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली टू दैट सरफेस। उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा एंगल बनाए हुए नॉर्मल से, ये दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जब हमने देखा तो इसका फॉर्मूला जो आया करता है वो ये आता है, किसी भी स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। डी ए स्मॉल सरफेस एरिया है वो, और ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल बनाता है, जो हमने सेकंड डायग्राम दिखाया था, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल बनाता है तो उस एंगल के साथ में ई कॉस थीटा उसका कंपोनेंट ले लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला हो जाया करता है डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ये ई कॉस थीटा क्यों आया, यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में है हमारा, और इस डायग्राम में हमने दिखा रखा है कि जो प्रोडक्ट लिया जाएगा वो जिस डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर इधर है, नॉर्मल इधर डायरेक्शन है, तो डी एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो जिधर एरिया वेक्टर है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, एरिया है इस डायरेक्शन में, इनका प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया इधर। जब एंगल कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर होती है तो उसे कंपोनेंट लिए जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आता है, ई कॉस थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया हमारे पास ई कॉस थीटा। तो ये दोनों मिलकर बने हमारे पास ई कॉस थीटा इंटू डी ए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर था, इन दोनों को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली एंड द एरिया ऑफ दैट सरफेस। जिस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उस सरफेस का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट क्या बताता है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। ये यहाँ हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, स्मॉल सरफेस के लिए आ जाता है। अब मुझे अगर उस पूरे सरफेस से बाहर की तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमने क्या किया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया पासिंग थ्रू होल सरफेस। नाउ मूव ऑन गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताया करती है हमारे पास, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है it states that the total electric flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हुआ करता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हुआ करता है टोटल चार्ज। उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज रखा हुआ है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये ई डॉट डी ए पूरा क्या बताता है, फ्लक्स बताता है कि जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उस सरफेस के, वो जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम है। ये इसका स्टेटमेंट कहता है। यानी कि इस गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है हमारा, उस क्लोज सरफेस के बाहर की तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया किसी पॉइंट पर Q, और अपनी तरफ से एक एज्यूम कर लिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यानी कि जो सरफेस हम एज्यूम करते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो हमने क्या किया, सिमेट्रिक बॉडी होने की वजह से, यानी कि सिमेट्रिक होने की वजह से मैंने इसको स्फेरिकल शेप में कर लिया। तो ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ और उसके चारों तरफ मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। इस स्फीयर का एक एलिमेंट्री रीजन ले लिया मैंने, ये छोटा सा, जिसका एरिया डी ए है और डी ए एरिया है इसका, यहाँ पर कोई पॉइंट P है मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो स्फेरिकल सरफेसेस हुआ करते हैं उसके रेडियल आउटवर्ड होता है, रेडियल मतलब उसके रेडियस के अलोंग। तो इसकी रेडियस इस डायरेक्शन में हो गई, तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल इधर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो नॉर्मल भी इधर ही जाएगा, ये नॉर्मल। तो ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया हमारे पास। ये हमने यहाँ कंसिडर कर लिया सब। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो जो स्मॉल रीजन है उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है। अब स्मॉल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में है, डायग्राम में हमने देखा है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो स्मॉल फ्लक्स आ गया ई डी ए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमें निकालना है तो हमने क्या बताया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है बाहर रहा, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए,
और ई का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया जो अभी भी ऊपर लिखा था 1/4πε0 Q/r²। तो अब ये ए एरिया किसका है, स्फेयर का। स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से इस वाले 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है Q/ε0। ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है की सरफेस से बाहर की तरफ वो टोटल चार्ज का ε0 टाइम्स हुआ करता है।